वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हिंदी गद्य आपको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में। आपको बताऊँ कि आज हम हिंदी गद्य के लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। लगभग 100 की संख्या में आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को याद कैसे करेंगे? 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा, लगभग 2 बार भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। और जब आप पेपर देने जाओगे तो जो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होती है तो क्लिक कर जाएगा माइंड में आपके, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट है आपका चाहे माइनर सब्जेक्ट है, दोनों के लिए यही मॉडल पेपर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों का परीक्षा जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनकी परीक्षा लिखित होती है उनके लिए लिखित मॉडल पेपर ऑलरेडी 2023 का पड़ा हुआ है और 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी और लिखित टाइप के मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं 24 की परीक्षाओं के लिए, जल्द ही आपके समक्ष आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, बहुत ही तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम सही मतलब कि नाम नहीं दिया गया है? देखिए, आधुनिक काल को वर्तमान काल या आधुनिक काल तो कहा जाता है। इनमें देखिए सामाजिक काल भी आप कह सकते हैं, लेकिन महाकाल कोई नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता जो है एक पुस्तक है, ये खास करके किसने लिखा है? प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया, बताइएगा। वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ या गोकुलनाथ या फिर नाभादास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ गोस्वामी या गोस्वामी गोकुलनाथ ने 252 वैष्णव की वार्ता लिखी है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है 84 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा आके, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है एग्जाम में कि श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो गोकुलनाथ जो है वो श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोकुलनाथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में मतलब ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? बताएं। देखिए, इसमें अगर बात की है तो अष्टयाम जो है पूर्णतः ब्रज भाषा की रचना है, नाभादास की रचना है अष्टयाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाकी भारत भारती तो खड़ी बोली में है, ठीक है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। इसी प्रकार से पाहुड़ दोहा तो अपभ्रंश में आप चले जाएंगे, ठीक है। भक्तमाल भी अपभ्रंश की है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना अष्टयाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? बताएं। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम का रचना काल है 1603 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है? फटाफट से आप बताएंगे। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है भाई? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी का जो ये ग्रंथ है भाषा युग वशिष्ठ, इसका प्रकाशन हुआ था 1741 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो उदय भानचरित जो है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। उन्हीं की रचना है रानी केतकी की कहानी, और इसी रानी केतकी की कहानी को ही उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य में जब आप खास करके हिंदी गद्य पढ़ते हैं तो हिंदी गद्य को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, ठीक है। और उन ग्रंथों में खास करके आप देखिएगा जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो गद्य लेखन को लेकर के है, गद्य शुरुआत में जब आया गद्य में बड़ी दिक्कतें थी, मतलब कि गद्य पहला गद्य कहाँ से लेखन का शुरुआत माना जाए, इसको लेकर के बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। एक तो कवि गंग सम्राट थे, जो है कवि गंग थे, वो चंद छंद वर्णन की महिमा लिखते हैं। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है हिंदी गद्य की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है, ठीक है। अष्टयाम 1603 ईस्वी में लिखी गई रचना है, ब्रज भाषा में गद्य की रचना है, और भगवान श्री राम की दिनचर्या का वर्णन इस रचना में किया गया है। तो ये सब गद्य के लेखन की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन,
ठीक है। अच्छा, विट्ठल नाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। यहाँ पर क्या हो गया था, एक अच्छा उन्होंने भी लिखा है एक रचना इसी नाम से, तो इसीलिए मैंने बता दिया था। गोस्वामी विट्ठल नाथ की भी रचना है श्रृंगार रस मंडन जो है वो विट्ठल नाथ की रचना है, गोस्वामी विट्ठल नाथ की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोकुल नाथ ने भी श्रृंगार रस मंडन लिखा है, हालांकि विट्ठल नाथ की रचना है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखिए। 200 वैष्णवन की वार्ता और वो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो गोकुल नाथ ने लिखा है। विट्ठल नाथ ने लिखा है श्रृंगार रस मंडन। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अभी मेरे दिमाग में आया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जब शुरुआत होती कहाँ से भाई, जो है गद्य लेखन की। गद्य लेखन की शुरुआत बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठल नाथ, उन्हीं की रचना है श्रृंगार रस मंडन। वो ब्रज भाषा का पहला गद्य लेखन वहाँ से शुरू होता है। खास करके इसकी भाषा अपरिमार्जित है, अव्यवस्थित है, कोई सटीक भाषा नहीं है। इसके बाद में वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई, और ख़ास करके फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं। खास करके गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा भी कुछ चीज़ें लिखी गई, ठीक है। गोकुलनाथ ने लिखा 84 वैष्णवन की वार्ता, फिर 200 वैष्णवन की वार्ता आई, ठीक है। और ख़ास करके उसके बाद में फिर आप देखते हैं अष्टयाम आती है रचना, ठीक है। अष्टयाम के बाद में चंद छंद वर्णन की महिमा आती है। तो ये सब रचनाएं जो हैं धीरे धीरे करके आती रहती हैं, और इसमें गद्य के बारे में बताया जाता है। हालांकि चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग ने लिखा है, और ख़ास करके हिंदी गद्य की प्रथम रचना इसको माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में भाषा युग वशिष्ठ रचना लिखी जाती है। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कब प्रकाशित हुई है, 1741 में प्रकाशित रचना है। मैंने अभी भी आपको ये प्रश्न रखा था। और भाषा युग वशिष्ठ के बाद में एक रचना आती है पद्म पुराण का भाषानुवाद। पद्म पुराण का भाषानुवाद जो है उसकी रचना करी है पंडित दौलत राम ने 1766 में। तो वहाँ से भी एक प्रकार से गद्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में एक रचना आती है मंडोवर का वर्णन। मंडोवर के वर्णन की अगर बात की जाए तो ये भी शायद रचना दौलत राम की है, या फिर एक प्रकार से इसको लेकर के संदेह है, विद्वानों में मतभेद है किसने लिखा है, इस पर थोड़ा डिबेट है। तो मंडोवर का रचना जो है ये, इस पर डिबेट है, इसको अभी मत ध्यान रखेंगे। मंडोवर का वर्णन ये 1773 से 1783 ईस्वी का ग्रंथ है, ठीक है। ये भी गद्य में ही लिखा गया है। फिर उसके बाद में सुख सागर एक ग्रंथ आता है, मुंशी सदा सुखलाल का है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज उनका उपनाम है मुंशी सदा सुखलाल का। 1818 में ग्रंथ आता है सुख सागर। तो वहाँ से हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जाने लगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक रचना आती है प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचयिता कौन है भैया, प्रेम सागर के रचयिता हैं आपके कौन, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचयिता कौन है भाई, लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचयिता हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रकाशन कब होता है, 1800 ईस्वी में ग्रंथ प्रकाशन होता है लल्लू लाल का, ठीक है। कब, 1800 ईस्वी में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 1800 ईस्वी में ही आप देखते हैं जो ये रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसका प्रकाशन भी 1800 ईस्वी में ही होता है। और इसको किसने लिखा है, सदल मिश्र ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिए। यानी नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, सदल मिश्र हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आती है रचना, ठीक है, कौन सी रचना आती है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी भी 1800 ईस्वी में ही एक प्रकार से प्रकाशित होती है, और ये भी गद्य की रचना है। 1800 ईस्वी में जो है इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई रचना, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं आती गई, और हिंदी गद्य के विकास की स्थिति जो है वो बढ़ती गई। तो कुल मिलाकर के आप बता सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी गद्य की का सूत्रपात कब से हुआ, तो आप बता सकते हैं 1800 के बाद में, या 18वीं शताब्दी में, या 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का सूत्रपात हुआ, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की एक व्यवस्थित रूप में, तो हिंदी गद्य का विकास या हिंदी का आधुनिक काल जो है वो 1850 से प्रारंभ होता है। लेकिन उससे पहले ही तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है, फिर शुक्ल युग, इन सभी में गद्य का विकास होता रहता है। इसको लेकर के ऑलरेडी मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। अच्छा, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, या हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार के लिए अगर बात की जाए, तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे जो है समाज सुधार आंदोलन भी चल रहे थे। चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो 1828 में, राजा राम मोहन राय ने किया था। चाहे प्रार्थना समाज की स्थापना हो 1867 में हुई, जो है महादेव गोविंद रानड़े ने करी थी। चाहे आर्य समाज की स्थापना हो 1867 में, वहाँ से भी एक प्रकार से पत्र पत्रिकाएँ निकलती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रकाशन किया था आर्य समाज का। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का जो है रामकृष्ण मिशन, उसका भी प्रकाश, मतलब वो भी आता है सामने। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। प्रचारक एनी बेसेंट होती है। स्वराज आंदोलन चलता है, अनेक राष्ट्रीय नेता उसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदी का प्रचार इसी प्रकार से होता रहा। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा कि
हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि यह जन जन की भाषा है। और गांधी जी की प्रेरणा से ही आप देखते हैं 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप किस में करेगी, हिंदी में करेगी। और हिंदी को स्कूल में प्रवेश दिलाने का श्रेय जो है खास करके राजा शिव प्रसाद सितारे का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने स्कूलों में हिंदी का प्रचलन शुरू करवाया। और ख़ास करके आप देखते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सारी संस्थाओं का योगदान रहा, जिनमें से नागरी प्रचारणी सभा आप लोगों ने नाम सुना होगा, काशी में स्थित है नगरी प्रचारणी सभा। नगरी प्रचारणी सभा तो मैं गया भी हूँ। तो नगरी प्रचारणी सभा काशी में स्थित है, 1893 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। 1910 ईस्वी में उसके बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में स्थापना होती है इसकी। फिर उसके बाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में होती है। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा में इसकी स्थापना होती है 1936 में। 1945 में महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे में स्थापित होती है। इसी प्रकार से केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, यहाँ से भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। हिंदी प्रचार समिति स्थापित की गई। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी में स्थापित की गई थी 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में ही बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना होती बम्बई में। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ईस्वी में स्थापना होता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना होती है पटना में 1947 में। इसके अलावा केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम में स्थापित होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नयन में प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें खास करके इन संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताएंगे नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। तो आप सभी लोगों ने बताया कौन है भाई, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र इज राइट आंसर। सदल मिश्र जो हैं वो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानना। अच्छा, लल्लू लाल की रचना कौन सी? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं सुख सागर जो है किसकी रचना है, बताएं भाई। सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर जो है वो खड़ी बोली की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसकी रचना है? सुख सागर की। और मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है ये ही। तो इस प्रकार से कई सारी रचनाएं लिखी गई। इसके अलावा जो है वृंदाराम फिल्लौरी की रचना है एक भाग्यवती, वो भी बड़ी फेमस रचना खड़ी बोली में लिखी गई। तो इस प्रकार से नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना इनमें से कौन सी भैया? तो इनमें से रचना है सुख सागर। सुख सागर जो है ये खड़ी बोली की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खड़ी बोली की रचना है। और किसके अलावा किसने लिखा है? किसने लिखा भैया? मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने लिखा है। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान तो सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। भाग्यवती किसकी रचना है? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? देखिए, सिंहासना बत्तीसी, बैताल पचीसी और शकुंतला नाटक, ये सब हिंदी में लल्लू लाल की ही रचनाएं हैं, हिंदी में लिखा है इन रचनाओं को। ठीक है, तो बैताल पचीसी, चाहे सिंहासना बत्तीसी की बात हो, चाहे शकुंतला नाटक की बात हो, ये सब लल्लू लाल ने लिखा है। जबकि मंडोवर का वर्णन ये लल्लू लाल की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? लल्लू लाल जी बेसिकली यूपी के निवासी थे, आगरा के निवासी थे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, कहाँ के निवासी थे भैया? आगरा के निवासी थे। जन्म कब हुआ था? 1763 में इनका जन्म हुआ था लल्लू लाल का। कहाँ पर? आगरा के यूपी के आगरा जिले में। अगला क्वेश्चन है लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? लाल चंद्रिका किससे संबंधित है भैया? लाल चंद्रिका जो है किसकी रचना है? लाल चंद्रिका जो है वो लल्लू लाल की ही रचना है। बिहारी सस्सई की टीका लिखी है उन्होंने, लल्लू लाल ने, वही है बिहारी सस्सई की टीका। नाम किसके, मतलब कि लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखी है। बिहारी सस्सई किसकी रचना है? बिहारी की रचना है। मात्र उसमें 713 719 दोहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो लल्लू लाल जो है वो लाल चंद्रिका के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? तो ये थे भैया कहाँ के? मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो थे दिल्ली के निवासी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया था? बताएं, फटाफट से बताएंगे।
तो इनमें से सदा सुखलाल नियाज को उन्होंने स्थान दिया था, विशेष स्थान दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो सूत्रपात की अगर बात की जाए तो 1800 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है हिंदी गद्य का सूत्रपात, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? तो सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, वो हिंदी भाषा के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, द ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो बाबू हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न है, अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ठीक है, देखिए उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? उर्दू के समर्थक और फ्रांस के विद्वान थे, इनमें से हिंदी साहित्य के प्रथम लेखनकर्ता, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखनकर्ता गारसा दतासी फ्रेंच साहित्यकार हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से उर्दू के समर्थक विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचीयता एवं अभिनयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रसाद के नाटक की अगर बात की जाए तो उनका ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो एक प्रकार से सबसे ज़बरदस्त नाटक है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, विस्तार से वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो प्रसाद का कौन सा नाटक भैया रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो नाटक है ध्रुवस्वामिनी। आपको बता दूं हमारा कोर्स भी लॉन्च है, मतलब कि कोर्स भी इसका है हिंदी साहित्य का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे हिंदी साहित्य हिंदी गद्य के बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है, कोर्स में आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस और चैप्टर वाइज उसमें क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स, यहाँ पर ये मॉडल पेपर हो रहा है 2024 का, ये भी आपको पीडीएफ नोट्स ग्रुप में मिलता रहेगा, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बड़ा फ़ायदा होने वाला आपका, आगे आप लगभग 4 से 5 सेमेस्टर और हमारे साथ रहने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आपके लिए एक स्थान मिल जाएगा और डायरेक्ट आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा नंबर है 91 61 93 60 62। इसी पर आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है और कहना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। ठीक है, तो कोर्स के लिए आपको करना क्या होगा, ये आपको एसएमएस करना है। ठीक है, अच्छा कोर्स की जो फीस रखी गई है आप लोगों के कहने पर ही बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सारा का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो जिन छात्रों को लेना है वो बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। इसी नंबर पर अभी एसएमएस करें, तुरंत एसएमएस करेंगे तो आपको उसमें डिटेल बता दी जाएगी क्या करना है। तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पे मात्र आपको 100 रुपये यूपीआई माध्यम से सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा करके स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से। ठीक है, और आप आसानी से पढ़ते रहिए। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस की जो है पीडीएफ नोट्स और खास करके उन सभी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा अदर सब्जेक्ट के भी वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी के भी पीडीएफ, होम साइंस, इन सभी के भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जो भी हम पीडीएफ नोट्स बनाएंगे, जो भी क्लास होगी उन सभी क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको ग्रुप पे मिलती रहेगी। तो अगर आप में से किसी को जुड़ना है तो आप बड़े ही आसानी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, डायरेक्ट आप जो है व्हाट्सएप से जुड़ करके पढ़ सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न है प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचेता और अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो नाटक कौन सा ध्रुवस्वामिनी है, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी की रचना कब की थी? तो प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी की रचना करी थी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा भैया? ध्रुवस्वामिनी जो है प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ध्रुवस्वामिनी की अगर बात की है तो बड़ी फेमस रचना है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी खास करके उसमें कोमा, मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी ये सब नारी पात्र हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के कितने अंक हैं? 3 अंक कुल मिलाकर के ध्रुवस्वामिनी नाटक में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और नारी समस्याओं का चित्रण जो है इसमें दिखाया गया है ध्रुवस्वामिनी में। ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका भी है और नायक भी, आप मान सकते हो 1 मिनट के लिए, ध्रुवस्वामिनी ही सब कुछ है। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, पूरा मैंने समझा दिया था आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि ध्रुवस्वामिनी जो है वो नारी अस्मिता का आख्यान है एक प्रकार से।
नाटक की नायिका है ध्रुवशामिनी, ठीक है। ध्रुवशामिनी नाटक की नायिका वो स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त की पुत्रवधू होती हैं, रामगुप्त की पत्नी हैं। और इस नाटक की नायिका हैं कुमार चंद्रगुप्त की प्रेमिका भी यही, मतलब चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी लेकिन पत्नी थी रामगुप्त की, ठीक है। समुद्रगुप्त के पुत्र हैं रामगुप्त, उन्हीं की पुत्रवधू थी ये, ठीक है। और ध्रुवशामिनी नाटक जो है उसमें प्रमुख पात्र जो हैं वो स्त्री पात्र हैं, यानी कि इसकी नायिका या नायक की बात करें तो मुख्य रूप से ध्रुवशामिनी पर ही एक प्रकार से पूरा का पूरा नाटक घूमता रहता है। ध्रुवशामिनी जो है वो व्यवहार कुशल है, दूरदर्शनी है, स्वाभिमानी स्त्री है। इसके अलावा अगर बात की जाए आदर्श प्रेमिका भी है। ध्रुवशामिनी का आदर्श प्रेमिका इस दृष्टि से चूंकि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, किंतु रामगुप्त जब राज हड़पने के साथ ही अनाधिकारिक रूप से उससे विवाह कर लेता है, लेकिन वह चंद्रगुप्त को भूल नहीं पाती विवाह होने के बाद भी, क्योंकि जब वो एक प्रकार से समुद्रगुप्त जबरदस्ती विवाह कर लेता है फिर वो चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। जब चंद्रगुप्त को अकेले शक शिविर में ले जाना मतलब कि जाना पड़ता है तो ध्रुवशामिनी उसे अपनी बाहों में कस कर उठती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। ध्रुवशामिनी का स्वागत कथन भी खास करके उसकी चंद्रगुप्त विषय प्रेम भावना का अभिव्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर के कोमलता की प्रतिमूर्ति है, विदुषी महिला है, संघर्षरत व्यक्तित्व है इसका, ठीक है। चंद्रगुप्त की प्रेरक शक्ति है। कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त खास करके ध्रुवशामिनी से प्रेम करता है। तो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, क्या कहानी है, कैसे किस प्रकार से पूरी कहानी चलती है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। यूट्यूब पर ही वो वीडियो अपलोड हो गया है, मतलब अपलोड है, तो आप यूट्यूब पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा विस्तार से आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्रुवशामिनी कैसा नाटक है? सामाजिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, या मनोविश्लेषणात्मक नाटक है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताएंगे। ध्रुवशामिनी कैसा नाटक है भैया? ध्रुवशामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो सब ऐतिहासिक ही हैं, और रंगमंचयता या नाटकीयता की दृष्टि से इनके नाटक उतना ज़्यादा सार्थक नहीं जितना अन्य नाटक सार्थक हैं, क्योंकि ये इतिहास, चूँकि अब युद्ध कोई रंगमंच पर तो आप दिखा नहीं पाओगे, मार धाड़ दिखा नहीं पाओगे, ठीक है, इतना ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। सरल रंगमंचयता की दृष्टि से इनके नाटक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा ऐतिहासिक नाटकों का सृजनकर्ता आप बोले तो जयशंकर प्रसाद को ही बोल सकते हैं, ठीक है। इनके जितने भी नाटक हैं अधिकतर नाटक ही ऐतिहासिक ही हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या जन्मेजय का नागयज्ञ? ध्रुवशामिनी ही इनका एक प्रकार से अंतिम नाटक है, बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये नाटक भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और सब ऐतिहासिक नाटक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के किस नाटक की कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है? तो कौन सा नाटक है वो भाई? कौन सा नाटक है, या बताएं फटाफट से। वो है नाटक कौन सा भाई? ध्रुवशामिनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है रामगुप्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो रामगुप्त जो है ध्रुवशामिनी नाटक के पात्र हैं, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सकराज प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सकराज भी ध्रुवशामिनी नाटक का ही पात्र है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रसाद के अनुसार किस संस्कृत नाटक में ध्रुवशामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ बताया जाता है? बताएं। तो किस संस्कृत नाटक में ध्रुवशामिनी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ बताया जाता है? देवी चंद्रगुप्त नाटक का जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि भाई चंद्रगुप्त के साथ जो है ध्रुवशामिनी का पुनर्विवाह हुआ था, दोबारा विवाह हो गया था, ठीक है। रामगुप्त के एक प्रकार जाने के बाद में इनका विवाह हो जाता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बादल की मृत्यु और पृथ्वीराज की आँखें, पृथ्वीराज की आंखें का प्रकाशन हुआ था 1937 ईस्वी में, ये सब एकांकियाँ हैं। बादल की मृत्यु भी एक एकांकी है, 1930 में इसका प्रकाशन होता है। पृथ्वीराज की आंखें 1937 में इस एकांकी का प्रकाशन होता है, और ये दोनों एकांकी जो लिखे गए हैं वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव 1949 में प्रकाशित हुआ एकांकी है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। अब ये बताएं किस विधा की है? तो एकांकी विधा की है, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? बताएं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने।
लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी कौन सा है? बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा या विभूति। अच्छा, ये चारों एकांकियाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हैं, ध्यान रखेंगे। बादल की मृत्यु जो है इनमें से पहली है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर। हालांकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी बादल की मृत्यु हुई है, प्रकाशन हुआ था 1930 में। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था भाई, फटाफट से आप बताएंगे। राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1990 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। औरंगजेब की आखिरी रात, ये भी एक एकांकी है और इस एकांकी की अगर बात की है तो किसने लिखा है इसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकीकार किस आलोचक ने माना? बताइए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकीकार जो है डॉक्टर नगेंद्र स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन है भगवती चरण वर्मा का। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, जीनत किस एकांकी का पात्र है? तो जीनत जो है औरंगजेब की आखिरी रात का पात्र है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। आलमगीर किस एकांकी का पात्र है भैया? तो भी औरंगजेब की आखिरी रात का ही एक प्रकार से पात्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें, चीज़ों को जानते रहें। प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाई पड़ते हैं? तो प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम ये दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब उपन्यास किसके हैं? ये सब उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास की रचना कब करी थी? तो 1931 में गबन उपन्यास की रचना करी थी मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? निर्मला उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो उसमें सेवा सदन में उठाया है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो भी प्रेमचंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, गबन उपन्यास का नायक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे, गबन उपन्यास का नायक कौन है? रमानाथ जो है ये गबन उपन्यास का नायक है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गबन की नायिका कौन है? तो गबन की नायिका है जालपा। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। दयानाथ किसके पति हैं भाई? दयानाथ किसके पिता हैं? दयानाथ रमानाथ के पिता हैं। ठीक है, जालपा के पिता का क्या नाम है भाई? जालपा के पिता का क्या नाम है? जालपा के पिता का नाम है रमानाथ। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? दयानाथ के पति मतलब किसके पिता हैं? एक मिनट, दयानाथ किसके पिता भैया? दयानाथ जो है किसके पिता हैं? रमानाथ के पिता हैं दयानाथ। ठीक है, रमानाथ के पिता हैं। अच्छा, जालपा के पिता का क्या नाम है? जालपा के पिता का नाम है दीनदयाल। ठीक, क्या नाम है जालपा के पिता का नाम? दीनदयाल है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जालपा के पति का क्या नाम है? जालपा के पति हैं रमानाथ। रमानाथ के पिता हैं कौन? दयानाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जालपा के पति हैं रमानाथ। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुराग यौवन का रूप से नहीं, यौवन के रूप से नहीं उत्पन्न होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है, यह कथन गबन के किस पात्र का है? यह कथन किसका है? रतनबाई का है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आकाशदीप किस विधा की रचना है? तो आकाशदीप जो है कहानी विधा की रचना है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में 30 जनवरी की डेट को। मृत्यु इनकी कब हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी? बताएं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो इनकी प्रथम कहानी है ग्राम।
ग्राम कहानी की अगर बात की जाए तो ग्राम कहानी का प्रकाशन 1912 में हुआ था। इंदु पात्रिका से जयशंकर प्रसाद की कहानी संकलित हुई थी, मतलब कि प्रकाशित हुई थी। और ख़ास करके आपको बता दूं, इंदु पात्रिका जो है उसका संपादन भी किया है 1909 ईस्वी से प्रारंभ किया है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, हिमालय का पथिक, भिखारिन और प्रतिध्वनि इन्हीं की है। बड़े घर की बेटी इनकी नहीं। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म जो है किस संवत में हुआ था। तो संवत की अगर बात की जाए तो 1946 संवत में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि अगर इनमें से आप 57 घटाएंगे तो इनका जन्म तिथि निकल आएगा। जो सन वाला, सन किस सन में पैदा हुए थे, 1889 में पैदा हुए थे। आप यहाँ से घटाओगे, यहाँ 16 में से 7 गए 9, ठीक है, यहाँ पर बचेगा जो है आपका 13, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर 1। 1889 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवीदास। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ण में हुआ था। तो वैश्य वर्ण में इनका जन्म हुआ था। किस वर्ण में भैया, वैश्य वर्ण में। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। सुघनी साहू परिवार में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के पितामह किस नाम से जाने जाते हैं, बताएं। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह सुघनी साहू के परिवार के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म हिंदी के किस महीने में हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो माघ महीने में हुआ था। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। इनका प्रथम कहानी संग्रह है छाया। ठीक है, छाया कहानी संग्रह जो है ये खास करके प्रकाशन हुआ था इसका 1912 ईस्वी में। छाया कविता मतलब कहानी संग्रह का प्रथम कहानी संग्रह है इनका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 11 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है, पिता कहानी के लेखक कौन है, बताइएगा सभी लोग भाई। पिता कहानी के लेखक कौन है भाई। तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। कौन है, ज्ञान रंजन जो है पिता कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, शेष हेतु हुए किसकी रचना है। शेष हेतु हुए ये रचना है ज्ञान रंजन की। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, प्रश्न है, पिता कहानी। अच्छा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी समझाने वाली चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताऊँगा। और बाकी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका था। कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसको लेकर के चिंता ना करें बिल्कुल भी। सारी क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पर पड़ी भी हुई हैं बहुत सारी, और बहुत सारी क्लासेस जो हैं, अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा चैप्टर ही समाप्त कर देना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर SMS कर दीजिएगा। हमारा नंबर 9161 936062 ये है। ठीक है, 100 रुपये की प्राइस रखी गई कोर्स की, आपको मिल जाएगा। जो भी लेने की इच्छुक है आप SMS कर दीजिएगा, सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। प्रश्न है, पिता कहानी का प्रकाशन संभवतः किस वर्ष हुआ था। 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। पिता कहानी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो पिता कहानी में कुल कितने मुख्य, अच्छा, पिता कहानी पर एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सेपरेट वीडियो लिखित टाइप की बना दूंगा। तो पिता कहानी में कुल कितने पात्र हैं, मुख्य रूप से 2 पात्र हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिता कहानी में आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पिता कहानी में जो है पुत्र जो है आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, और पिता पुरानी। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिता कहानी में गर्मी किसकी प्रतीक है, किसका प्रतीक है। तो गर्मी बेचैनी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान रंजन की पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने को तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। यह कथन किसका है। यह कथन है गोपाल राय का। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इस कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। पिता कहानी के संबंध में यह कथन किसका है। यह कथन कहा था बच्चन सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, प्रश्न है, फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन हुआ है। ये किसका कहानी संग्रह है, बताएं। फेंस के इधर उधर ये 1968 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। और प्रकाशन हैं इसके कौन, मतलब इस कहानी के लेखक, कहानी संग्रह का लेखक कौन करता है, ज्ञान रंजन ने किया है।
आगे देखिएगा प्रश्न यात्रा। यात्रा कहानी संग्रह का प्रकाशन होता है 1971 में। कहानी संग्रह का मतलब बहुत सारी कहानियाँ लिखी करके उसमें समेट करके एक पुस्तक बनाई जाती है, तो उसी को कहानी संग्रह कहते हैं। तो यात्रा कहानी संग्रह 1971 में प्रकाशित होती है। ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यानिवास मिश्रा जी का मृत्यु कब हुई थी, बताएं। विद्यानिवास मिश्र जी की मृत्यु कब हुई थी भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। बताइएगा विद्यानिवास मिश्रा जी की मृत्यु कब हुई थी भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 1956, 1960, 1964 या फिर 1970, फटाफट से आप बताएंगे। तो विद्यानिवास मिश्रा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, 14 फरवरी 2005 को इनकी एक प्रकार से मृत्यु होती है। कब, 2005 को। ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन ए ही का आप लिख लीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, 2005 कर लीजिएगा। 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब, 14 फरवरी की डेट को। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में, 14 जनवरी को। 14 जनवरी को इनका जन्म होता है, 14 फरवरी को इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु 2005 में होती है, लेकिन 14 जनवरी और 1926 को इनका जन्म होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। किसका, विद्यानिवास मिश्रा जी का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो इसमें ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मैंने आपको बताया 2005 में मृत्यु हुई थी विद्यानिवास मिश्रा जी का। प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध किसका निबंध है। तो विद्यानिवास मिश्र का ही निबंध है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किसके निर्वासन की दुहाई दी गई है, दोहरों कहा गया है। सीता जी की। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से विद्यानिवास मिश्रा का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है, बताइएगा। कौन सा निबंध संग्रह जो है विद्यानिवास मिश्रा जी का नहीं है इनमें से। हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तमाल के झरोखे से, या फिर कल्पलता। बताइए फटाफट से आप बताएंगे। तो कल्पलता जो है ये निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्रा जी का नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका किसका संबंध है। पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी का ही ये निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार लेखक का मन महीनों में उदास क्यों था। तो लेखक का मन जो है महीनों में उदास इसलिए था क्योंकि कुछ तबीयत ढीली थी और कुछ तनाव और टूटने का डर भी था। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हर श्रृंगार किसका निबंध संग्रह है। तो हर श्रृंगार जो है ये किसका निबंध संग्रह भैया, हर श्रृंगार विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध संग्रह। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इनका बैजनाथ द्विवेदी था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1800। कब हुआ था इनका जन्म, 19 अगस्त को हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 19 मई की डेट थी उस दिन। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं, बताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं भैया। तो ये है शुक्लोत्तर युग के, शुक्ल युग के बाद के जो है निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम है, बताएं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य और संस्कृति में किसका महत्व बताया है। तो उन्होंने अशोक के फूल का महत्व बताया है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अशोक के फूल निबंध भी उनका है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कल्पलता 1951 ईस्वी में इनका निबंध संग्रह प्रकाशित होता है। ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कल्पलता। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। बताएं, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। बताइए सभी लोग भाई, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा क्या है। लाल तारा जो है इसकी विधा क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, रेखा चित्र विधा की रचना है लाल तारा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन सा इनमें से। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र जो है वो देखें, रेखा चित्र या सेतुबंध या स्मारिका, इनमें से कौन। तो ये देखें,
ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए यहाँ से भी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अमित रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, बताएं, फटाफट से बताइए। अमित रेखाएं जो है ये इसके संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है, सत्यवती मलिक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा के ही रेखा चित्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज, क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था। तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का आरंभ जो हुआ है वो प्रसादोत्तर यानी छायावदोत्तर युग से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। नवीन रिपोर्टाज की जो परंपरा है वो प्रारंभ होती किससे, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज से। सबसे पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1900 कब भाई, 1938 ईस्वी में प्रकाशन होता है इसका, रूपाभ पत्रिका से प्रकाशन होता है लक्ष्मीपुरा का। इसके अलावा तूफानों के बीच जो है 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बंगाल का अकाल और स्वराज भवन जो है ये दोनों दिए गए हैं, ये प्रकाश चंद्र गुप्त के एक प्रकार से क्या हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है भैया। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज के लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो प्राप्त किसको, शिवदान सिंह चौहान जी को प्राप्त है। कौन से रिपोर्टाज को लिखा था, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज को लिखा था। कब प्रकाशित हुआ था, 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अल्मोड़ का बाजार किस विधा की रचना है। तो अल्मोड़ का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार या अल्मोड़ का बाजार, इसके लेखक कौन है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज विधा की रचना। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, दलित साहित्य से रिलेटेड है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये सभी जितने भी आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए सभी दलित साहित्य से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन आपके प्रश्न आ चुका है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है। अपने अपने पिंजरे जो है इसके लेखक कौन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अपने अपने पिंजरे बताइए भाई, अपने अपने पिंजरे के लेखक कौन है, मोहनदास नैमिषारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, बताएं। दलित आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है। मेरी असफलताएं दलित आत्मकथा नहीं है, बाकी अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, ये सब जो है दलित आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है। मणिकर्णिका आत्मकथा तुलसीराम जी की, डॉक्टर तुलसीराम की। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो है सन 42 के संस्करण, इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति कवि मतलब की कृति है, बताएं। तो सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कृष्णा सोबाती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है। तो कृष्णा सोबाती की रचना है हमें हसमत। हमें हसमत इनकी रचना किसकी, कृष्णा सोबाती की। ठीक है, अच्छा, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसकी रचना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष रचना है राम कमल राय की। ठीक है, सुधियाँ उस चंदन के वन की, सुधियाँ उस चंदन के वन की ये रचना जो लिखी है ये भी एक प्रकार का संस्मरण ही है, विष्णुकांत शास्त्री जी का है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ जो है ये दिनकर जी का है, 1969 में प्रकाशन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अमृतलाल नागर के द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है। तो यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण विधा की रचना है और ये किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है। याद हो कि ना याद हो इसको लिखा है काशीनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, याद हो कि ना हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है। तो आप बताएंगे कौन है भाई, काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक कौन है, बताएं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का क्या नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है, बताएं भाई सभी लोग। रेखाएं बोल उठी
ये इन्हीं का है। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। 1946 में प्रकाशन होता है। और माटी की मूर्तें एक रेखाचित्र संग्रह भी है, 12 रेखाचित्र इसमें संकलित हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का रेखाचित्र है। इसके अलावा दीप जले शंख बजे की अगर बात की जाए तो निबंध विधा की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ध्यान रखेंगे सभी बातों को। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है इनमें से, प्रश्न क्या दिया हुआ भाई? प्रश्न आपका दिया हुआ है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है इनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जीवनी है सम्राट हर्षवर्धन, अहिल्याबाई, जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा सभी लोग भाई फटाफट से। तो जयप्रकाश नारायण जो है रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जीवनी है। आगे देखिएगा, आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। किसकी जीवनी है आवारा मसीहा? शरतचंद्र चटर्जी की है। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक, 1661 में प्रकाशन, मतलब 1641 में इसका प्रकाशन होता है। बनारसीदास जैन के द्वारा अर्धकथानक नामक आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अर्धकथानक के लेखक कौन है? तो बनारसीदास जैन जी हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? फटाफट से आप बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास जी। ठीक है, ओके। 1957 में प्रकाशन हुआ था आत्मनिरीक्षण का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? अस्ति और भवती जो है ये एक प्रकार से क्या है भाई? अस्ति और भवती जो है ये एक आत्मकथा की विधा का लेख मतलब की है, और ख़ास करके ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है, की आत्मकथा है। जो है क्या? अस्ति और भवती। मूर्ति देवी पुरस्कार भी इस पर मिला है इनको, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? देखिए, यौवन के द्वार ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। बाकी 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण फिर, ये जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, उसी का पार्ट है ये सब। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य में लिखी है मोहनदास नैमिषारण्य ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने समझा, जाना और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।